हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम अध्याय चौथे को कंप्लीट करेंगे, यानी एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का हमारा आज का ये चौथा चैप्टर है। तो चौथे चैप्टर का आपका नाम है आरंभिक नगर। और पिछले तीसरे चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि उनका जो संग्रह पहले संग्रह क्या करते थे, यानी जो आरंभिक मानव थे पहले संग्रह क्या करते थे और उसके बाद खुद वे उत्पादक बन गए। तो उस तीसरे अध्याय में हमने ये जाना है कि संग्रह से उत्पादन तक जो आरंभिक मानव थे वो कैसे पहुँचे। और आज के इस वीडियो में, यानी आज के इस चैप्टर में फोर्थ चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो देखिए, अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 देखना चाहते हैं तो मेरे द्वारा कंप्लीट करा दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो पहली हेडिंग है हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पहली बार पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इंजीनियरों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, लगभग 150 साल पहले जब पहली बार पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तभी जो इंजीनियर थे उन्हें हड़प्पा पूरा स्थल के बारे में पता चला, जो कि कहाँ पर है, आपका आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा पूरा स्थल है। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल हड़प्पा पूरा स्थल को ढूंढा और यह जानकारी प्राप्त की कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। देखिए, जो पुरातत्वविद हैं, यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये पता लगाया है कि ये जो हमें हड़प्पा पूरा स्थल मिला है, ये उपमहाद्वीप का सबसे पुराने जो शहर हैं उनमें से एक है। बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। जो भी चीज़ें हमें बाद में जो इमारतें मिली है या जो भी पूरा स्थल मिले हैं उन्हें कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी इमारतें उन्हें कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की इमारतों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो इमारतों का निर्माण हुआ था वो 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी, यानी जो नगर हमें हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, इन नगरों की क्या विशेषता थी, देखिए हम पॉइंट में करके जान लेते हैं। ठीक है, इनका पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था और निचले हिस्से को निचला दुर्ग कहा जाता था। तो देखिए, जो हड़प्पा पुरास्थल में हमें शहरें मिले हैं, नगर मिले हैं, उनकी विशेषता ये थी कि इनका जो पश्चिम का भाग था वो छोटा होता था, लेकिन उनकी जो वे ऊंचाई पर बने होते थे, यानी छोटे होते थे लेकिन वे ऊंचाई पर बने होते थे। और जो पूर्वी हिस्सा था उनका वो बड़ा होता था और निचले इलाके में था। उनका जो पूर्वी हिस्सा था वो निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया, यानी कि जो ऊंचाई वाले भाग में बना था उसको नगर दुर्ग कहा गया, और निचले वाले हिस्से में जो बना था उसको निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनी हुई थी, यानी इनकी जो चारदीवारी थी वो पक्की ईंटों की बनी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा पुरास्थल में नगर किसके बने थे, तो देखिए, हड़प्पा पुरास्थल में जो नगर थे आपके पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थीं, जैसे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया था जिसे महान स्नानागार कहा गया। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्नानागार। कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्नानागार कहाँ पर है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। इसे बनाने के लिए ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था, यानी स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। यानी आप सभी को पता है कि अगर इस कच्ची मिट्टी, मतलब यानी कि कच्ची चीज़ों से अगर इसका होगा तो जो पानी है उसका रिसाव होगा, तो इसके लिए प्लास्टर किया जाता था और प्लास्टर के ऊपर आपका चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, जिससे कि पानी का रिसाव न हो सके, जो स्नानागार बना था। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर यज्ञ कराया जाता था, तभी वहाँ पर अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो हमें कालीबंगा और लोथल से देखने को मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। देखिए, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और
लोथल से जो है हमें बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। अगली हेडिंग है भवन, नाले और सड़कें, यानी जो हड़प्पा पुरास्थल में नगरें मिले हैं उनके भवन, नाले और सड़कों के बारे में हम जानेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल नगरों के घर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो देख लीजिए कितनी योजनाबद्ध तरीके से उस समय के जो घर थे वो बनाए जाते थे। जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल नगरों में घर बनाए जाते थे वो 2 मंजिले घर बनाए जाते थे। घर, नाले और सड़कों को निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था, यानी कि बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से जो सड़कों, नालों और घरों का जो है और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से निर्माण किया गया था, जिसको हम मास्टर प्लान, जो हम आज के समय में देखते हैं मास्टर प्लान, वो ऐसा नहीं है कि ये आज के समय से है, ये बहुत प्राचीन है। ठीक है, नगरीय जीवन जान लेते हैं कि उनका नगरीय जीवन किस प्रकार था। हड़प्पा के शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। जो हड़प्पा के शासक थे उन लोगों को दूर दूर भेजते थे और धातु और जो भी उन्हें बहुमूल्य चीज़ें मिलती थी वो उनसे मंगवाते थे। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो पुराने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें मंगाते थे। देखिए, नगरों में जो शिल्पकार थे केवल पुरुष ही नहीं थे, उसमें स्त्रियां भी शामिल थी और अपने घर या किसी उद्योग स्थल के लिए वे तरह तरह की चीज़ें मंगाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, यानी हमको मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं हड़प्पा में। और देखिए, मिट्टी का खिलौना जो है उसे बच्चे ही खेलते होंगे, तो इसका साक्ष्य हमें मिला है। नगर और नए शिल्प। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनी हुई चीज़ें मिली है। यानी हड़प्पा के नगरों में हमें क्या क्या चीज़ें मिली है? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनी हुई हमें कई चीज़ें मिली है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यानी कांसे से औजार, हथियार, गहने भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे, जो हमें हड़प्पा के नगरों में देखने को मिलता है उनका। ठीक है, उनका साक्ष्य हमें देखने को मिलता है, उसी के आधार पर हम ये जान पाते हैं। हड़प्पा से सबसे आकर्षण वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा में जो सबसे आकर्षित वस्तु है वो मनके है, बाट है और फलक है। लगभग 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी, तो लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। देखिए, कपड़े के अवशेष मिले हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि उस समय कपड़े की बुनाई होती रहती थी। और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी हमें मिली हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ठीक है, फेयंस से मन के चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस, देखिए फेयंस से क्या बनाया जाता था? मन के और चूड़ियों वाले बर्तन बनाए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिल जाता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं? जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक जो उत्पादन करते हैं उन्हें हम कच्चा माल कहते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक है, हड़प्पा नगर में तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ मिले हैं जिसका वे लोग दूर दूर से आयात किया करते थे। यानी हड़प्पा नगर में हमें तांबा, लोहा, सोना, चांदी और अन्य भी बहुमूल्य पत्थर पदार्थ मिले हैं जिनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि वे जो लोग थे वे दूर दूर तक आयात करते थे, यानी लेकर आते थे, क्योंकि एक ही जगह जो है वो सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, आयात मतलब लेकर आते थे, तो राजस्थान से लेकर आते थे। सोने का आयात कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रहनी चाहिए। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, यानी जो लोग नगर में रहते थे, आज भी आप देखते हैं कि जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए भोजन कहाँ से आता है?
लोग जानवरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। आज भी आप देखेंगे लोग शहरों के अलावा जो है वो गाँव में भी रहते हैं। तो जो गाँव में रहते हैं वो जो लोग गाँव में रहते हैं वे अनाज उगाते हैं और इसी के साथ पशुपालन करते हैं। तो पहले के समय में भी ऐसा होता था। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी कि जो पौधों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनसे ये पता लगाया गया है कि हड़प्पा के जो लोग थे वे गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे, यानी इसकी खेती करते थे। किसान और चारवाहे शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों आदि को खाने के सामान देते थे। जो किसान और चारवाहे थे, जो लोग शहर में रहते थे शासक, उनके लिए जो है वो खाने के सामान देते थे। आज भी आप देखेंगे जो लोग गांव में रहते हैं वो मैक्सिमम लोग खेती करते हैं और जो शहर में रहते हैं तो उनके लिए खाने का वहीं से सामान आता है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, जो लकड़ी के बनाए जाते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हड़प्पा में जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था कि नहीं, तो हल का प्रयोग होता था, लेकिन हल जो आपका था वो लकड़ी का बनाया जाता था। सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे, जिसका एक उदाहरण पानी का संचय किया जाना था। जिस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, लोग सिंचाई के लिए पानी को संचय कर उसका प्रयोग करते थे। देखिए उस समय लोग जो थे वो, आपको पता है कि हर जगह जो है वो बारिश नहीं हो पाती थी। जैसे आज भी हर जगह बारिश नहीं होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो वहाँ पर फसलें उगाई नहीं जा सकती। तो इसलिए उस समय के लोग जो है वो पानी को संचय करते थे और जिस स्थान पे बारिश कम होती थी वो अपने फसलों के अनुसार उसकी सिंचाई कर लेते थे। इसके लिए वे तालाब में पानी को संचय करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। देखिए धौलावीरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे जो है आपका धौलावीरा नगर बसा है। वहाँ साफ पानी मिलता था और पानी और ज़मीन उपजाऊ थी। धौलावीरा नगर में जो है वो साफ पानी मिलता था और धौलावीरा नगर की जो ज़मीन थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता की कई नगर को 2 भागों में विभक्त किया गया था, वहीं धौलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया गया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगरें मिले हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन जो धौलावीरा नगर हमें मिला है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनी हुई थी, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और इस नगर में खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, ठीक है। तो देखिए जो धौलावीरा नगर है इसके चारों ओर जो है ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार बनाया गया था, यानी गेट बनाया गया था। और इस नगर में खुला मैदान था जहाँ पर कोई भी अगर सार्वजनिक काम होता था तो वहीं पर होता था। देखिए ये धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा के कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। जो हड़प्पा के लेख मुहर है वो छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, लेकिन धौलावीरा में हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो पत्थर में, जो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर में खुदा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब देखिए लोथल नगर कहाँ है? देखिए लोथल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली सरस्वती नदी की उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कीमती पत्थर मिलता था और कच्चे माल यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे लोथल में। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो लोथल था वह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी हुई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मूल्यांकन पर मुहरबंदी मिले। देखिए लोथल में एक भंडारगृह भी था जहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मुहरें और मुद्रांकन या
मुहरबंदी मिले हैं। अब मुहरबंदी किसे कहते हैं? देखिए, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। देखिए, जब गीली मिट्टी होती है तो उन पे अगर आप कोई छाप बना देंगे तो उनका छाप पड़ जाएगा, तो उसी को हम मुद्रांकन या मुहरबंदी कहते हैं, जो हमें लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल का बंदरगाह भी था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः वहाँ माल चढ़ाया जाता था। देखिए, हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता लगाया जाता है कि लोथल में एक बंदरगाह भी था, जो समुद्र के रास्ते से जो भी नावें आती थी जाती थी, वहाँ से वे माल चढ़ाते थे और उतारते थे, जो हमें लोथल के बंदरगाह से मिलता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। देखिए, अब ये सारी जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, इसका अंत कैसे हुआ, इसका आज तक रहस्य है। ठीक है, लगभग 3900 साल पहले एक ऐसा बदलाव देखने को मिला, अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। देखिए, आज से 3900 साल पहले ऐसा बदलाव हुआ था कि इन नगरों में, यानी जो लोथल था, धौलावीरा था, जो इन हड़प्पा नगरों में जो लोग रहते थे, अचानक से लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट होने लगी और सड़कों पर झुंगी नुमा घर बनाए जाने लगे। देखिए, 3900 साल पहले एक ऐसा बदलाव हुआ कि अचानक ने लोग जिस नगर में रहते थे वहाँ पर रहना छोड़ दिया, और दूर दूर से जो कच्चा माल आता था, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि लोथल में एक बंदरगाह भी था, जो समुद्र के किनारे जो नावें आती थी वहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि वो नावें रुकती थी और सामान जो है वो उतारा और चढ़ाया जाता। तो अचानक ये सारी चीज़ें जो थी वो बंद हो गई, और मोहनजोदड़ो का जो सड़क था, ठीक है, वहाँ पर कचड़े के ढेर बनने लगी, और जो जल निकास प्रणाली थी वो सारे नष्ट हो गए, और जो सड़क था वहाँ पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन सब कारणों से स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। देखिए, कुछ विद्वान अनुमान लगाते हैं कि उस समय जो नदियाँ थी वो सूख गई थी, क्योंकि ऐसे हमें नगर मिले हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि नदियाँ सूख गई थी तो इसलिए वहाँ लोगों ने रहना छोड़ दिया, और कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में विनाश हो गया, और कुछ का कहना है विनाश हो गया और इसी के साथ बाढ़ आ गई, जिससे लोग वहाँ पर रहना छोड़ दिए। लेकिन देखिए, इन सब कारणों से ये स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि एक नगर नहीं थे, वहाँ पे बहुत सारे नगर थे। देखिए, अगर बाढ़ आएगा तो आपका कुछ इलाकों में ही बाढ़ आएगी, ऐसा नहीं है कि हर इलाकों में जो भी इलाके थे आपके उसमें बाढ़ आ जाएगी। तो ये आज तक रहस्य है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है वो अंत कैसे हो गया। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में बस गए। जो भी पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां थी वो उजड़ गई, और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में आकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। धीरे धीरे 16 महाजनपदों का उदय हुआ। देखिए, इन सब घटना के 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ, और बाकी समय क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता है। और धीरे धीरे जो है वो महाजनपद काल का उदय हुआ, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, महाजनपद काल, उसमें हम विस्तार से जानेंगे। अन्यत्र में देख लीजिए, लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी आदि लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिसे पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड किसे कहा जाता है? मिस्र के जो राजा थे वो जो मिस्र के राजा थे वे बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिन्हें पिरामिड कहा जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मम्मी किसे कहा जाता है, तो पिरामिड जो था, जो राजाओं ने पिरामिड बनाया था, यानी जो मकबरे बनाए गए थे, उन्हीं को पिरामिड कहा जाता है। और उस पिरामिड में उनको शवों को रखा जाता था, यानी उनके डेड बॉडी को रखा जाता है, जिसे मम्मी कहा जाता है। इसमें देखिए, खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर, कभी कभी उनके जो सेवक और सेविकाएं थे उनको भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे धन दौलत खर्च किया जाता था। देखिए, जो भी हमें पूरे विश्व में दफनाने की प्रक्रिया जो देखने को मिलती है, तो मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ऊपर आपने देखा कि जानवर और वस्त्र, गहने और कभी कभी सेवक सेविकाएं भी उनके साथ दफना दिए जाते थे।
महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई? लगभग 7,000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग कब हुआ? 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों की अंत की शुरुआत 3900 साल पहले। नगरों का विकास 2500 साल पहले। ठीक है, देखिए आपका जो चैप्टर चौथा है वो कंप्लीट हो गया है और अगले चैप्टर में हम चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम में आपके काम आती है, चाहे वनडे टाइप का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम हो, सारे में आपका एनसीईआरटी काम आती है और आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए आप चैप्टर 1, 2, 3 को भी देख सकते हैं और आज चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया और अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे आपकी ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स करके सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि दूसरे लोग भी देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।